नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जिन्ना के पैरोकारों पर वार। उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन्न फिर बाहर आ गया है। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के पैरोकारों को आईना दिखाकर आगामी तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने महाराजा सुहेलदेव को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव ने आक्रांता महमूद गजनी को रोका था और सालार मसूद को पकड़कर सजा दी थी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते महाराजा सुहेलदेव को उचित सम्मान नहीं दिया। ये पार्टियां विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ बोलने से डरती थी ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित न हो। योगी ने कहा कि जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं वो महाराजा सुहेलदेव जैसे महान योद्धाओं को नीचा दिखाते हैं। जब भाजपा सरदार पटेल की जयंती मनाती है तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर खुशी जताई कि सालार गाजी की याद में होने वाले आयोजन और मेले बंद करवा दिए गए हैं। आपको भी बता दें, अखिलेश यादव भारत विभाजन के सबसे बड़े गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू गांधी की तरह आजादी का नायक मानते हैं। इसी कारण बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती रही है। यूपी में लगातार बढ़ रहे चुनावी तापमान के बीच अब एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के प्रशंसकों पर निशाना साधा। क्या जिन्ना का जिक्र कर योगी ने आगामी चुनावी रणनीति का संकेत दे दिया है और समाजवादी पार्टी के पास योगी के आरोप का क्या जवाब है? आज इसी के इर्द गिर्द होगी चर्चा। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो देख लीजिए। सब पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। देखिए, जिन्ना की मजार पे जाके आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों पे जवाब नहीं देना चाहती। लखनऊ राजधानी में एक बहन जो चाय लगाती थी, चाय का ठेला लगाती थी, उसके साथ अन्याय हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियों पे अपराध बढ़े हैं। नौजवान वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जनता के सवाल पूछती रही। कई मर्तबा ऐसे बयान आए हैं जब अखिलेश जी हों, आजम खान हो या फिर अब्दुल हाफिज गांधी, पूर्व सपा प्रवक्ता, इनके जो बयान सामने आए, इन्होंने कुछ हद तक ये सोचने पर मजबूर भी किया कि क्या वाकई, जैसे अखिलेश जी का जो बयान था, उन्होंने कहा ये 2021 की बात है, 31 अक्टूबर हरदोई में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महमूद अली जिन्ना, ये सभी नेता एक ही संस्थान से पढ़े थे और उन्होंने देश को आजाद कराने में योगदान दिया। ये अखिलेश जी का बयान था जिसको लेकर बीजेपी ने तब भी उन्हें घेरा था। और ऐसे कई ऐसे बयान हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से सपा का झुकाव जिन्ना की तरफ दिखता है कभी कई सारे ऐसे बयानों में। आइए इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ आपका। पल्लवी सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी मेहमान और भी जुड़ेंगे, उनका परिचय कराऊंगी। आलोक जी, ये पूरा मसला जिसमें आज हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान जो कि सुहेलदेव जी के ऊपर था, वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर आईना दिखाने की कोशिश की सपा को, और सपा की तरफ से ये बयान आते हैं
कि जिन्ना को की मजार पर आंसू बहाने वाली बीजेपी उनको सर्टिफिकेट ना दे, और साथ में वो कहते तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याओं से भागने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया, कई सारे इनके नेताओं के बयान हैं जो ये दिखाते हैं कि तुष्टीकरण के लिए ही क्या वाकई कई ऐसे राजा महाराजाओं को के योगदान को सराहा नहीं गया उत्तर प्रदेश में भी, और समाजवादी पार्टी ने क्योंकि उनका वोट बैंक ना बढ़ जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए ये कोशिशें की हैं कि वो दरकिनार करते रहें या नजरअंदाज करते रहें उन महान शासकों को जिन्होंने वाकई योगदान दिया है। जी पारुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से चाहे महाराजा सुहेलदेव, चाहे गाजी, जिन्ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, लौह पुरुष, जिस तरह से इन सबकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लग रहा है जैसे चुनाव आ गया। क्योंकि ये सब चीजें तो चुनाव के समय ही शुरू होती हैं, और इस बात से तो कोई भी इत्तेफाक वो नहीं रखेगा कि जिन्होंने देश को लूटने का काम किया हो उनका जो है बखान किया जाए, उनका तो कोई समर्थक नहीं करेगा। लेकिन हम आखिर ये जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हो, चाहे आप जो है सपा के जो सांसद है राज्यसभा वो बोलते हो, चाहे आपके जो अबू आजमी बोल रहे हो, ये सब जिस तरह से बातें होने शुरू हुई है, लग रहा है जैसे 2027 की तैयारी शुरू हो गई है, या उसके पहले जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारी हो गई है। एक माहौल बनने लगा है कि और इन महापुरुषों को भी कहीं ना कहीं आपस में बांटा जा रहा है। क्या ये देश या जो महापुरुष है ये इस तरह बांटना जातियों में, वर्गों में, ये कहाँ तक उचित होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की चीजें की जानी चाहिए। हाँ, राजनीति है, राजनीति में हमको वोट लेना है, सरकार बनानी है, तो अगर उसके लिए हमको विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए कि आखिर मुद्दे कौन कौन से हैं, जनता के मुद्दे कौन से हैं, समाज के लिए क्या आवश्यकता है, देश के लिए क्या आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इन मुद्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसीलिए शायद ये जो महादेव लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको बारे में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए, ये अचानक नहीं होती हैं, ये चुनाव से पहले ही सब चीजें शुरू होती हैं। तो ये एक मैसेज होता है कि सुबह शुरू हो गई चुनाव की, और अपनी अपनी चीजें फिट करने के लिए लग गए हैं, और कैसे अपना वोट सहेजा जाए, कैसे अपने वर्ग को, अपने लोगों को खुश किया जाए, उनको लगे कि हाँ यही सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ये कुल मिलाकर के चुनाव की 64 बिछनी शुरू हो गई है, और उसमें चुनाव के तक ये कितना और आगे बढ़ेगा, या चुनाव में जातियां हावी होंगी, ये अभी देखना होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से मैं देख रहा था कि पीडीए के लोग संविधान, या कांग्रेस के लोग संविधान को लेकर के भी चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि संविधान वर्सेज ये जो महाराजा सुहेलदेव हो, या गाजी हो, जिन्ना हो, मतलब ये देखना होगा कि चुनाव जातियों पे जा रहा है या धर्म पे जा रहा है या महापुरुषों पे जा रहा है। ये एक मतलब ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है आगामी चुनाव को लेकर। शायद यही वजह है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आलोक जी कह रहे हैं, ये पल्लवी जी के पास लिए चलते हैं। क्या पल्लवी जी वाकई एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की आगामी चुनाव से पहले? किन मुद्दों पर चुनाव की हवा रहेगी, या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहने वाला है, इसको लेकर अभी से सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि क्या महापुरुषों के ऊपर होगा, जाति होगी, राजनीति होगी, मुद्दे होंगे। पल्लवी जी, आखिर जरूरत क्या आन पड़ी इस बार ये बयान देने की? इस बार तो ताजा कोई सपा की प्रतिक्रिया भी नहीं है जिन्ना को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बहुत ही स्पष्ट हैं, शुरू से एक ही रहे हैं। उनके 4 स्तंभ हैं जिसको लेके वो आगे चलते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हो और किसान, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती आ रही है और उसी दिशा में कार्य करती है। तो यही मुद्दा रहेगा। और रही बात महापुरुषों की, आप बात कर रही हैं कि कोई ताजा किसी ने कोई कुछ बोला नहीं। देखिए, यदि आप देखेंगे पुराना इतिहास भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा सहानुभूति रही है समाजवादी पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनकी पाकिस्तान से भी कह लीजिए, या आतंकवादियों से बहुत ज्यादा सहानुभूति रही है। 2012 में जब सत्ता में आई थी समाजवादी पार्टी, तो उसने सबसे पहले 2013 में क्या किया था, पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उसमें कितने केसेस थे, मुझे लगभग 14 केसेस थे जो 7 जिलों में आतंकी हमलों से जुड़े थे, जिनको एक साथ वापस लिया था। तो ये किस तरफ इशारा करता है कि कहाँ पे किस तरफ ज्यादा झुकाव उनका समझ में आता है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति है, पाकिस्तान के खिलाफ भी और आतंकवाद के खिलाफ भी। इसके साथ ही आप देखिए,
किसानों के लिए आपने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति इतनी बदतर थी कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और अब योगी सरकार में आप जैसे ही आई है सत्ता में 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया था। तो हमारे मुद्दे वही हैं कि, और उसके बाद 2017 में आपने देखा जैसे ही सरकार आई है उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध होता है उसमें उस पर कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और इसके अलावा किसानों की बात हो रही थी तो उस पर भी ध्यान देती है सरकार। मैंने आपको बताया है कि कर्जा माफ किया गया था। इसके बाद आपने देखा था आने के बाद अवैध बूचड़खाने थे उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी नारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित है। युवाओं की यदि बात करें, स्टार्टअप की बात करें, किस तरीके से नई हमारे लोन बोल दीजिए या फिर आप स्टार्टअप के इतने सारे यूनिकॉर्न में इस समय वर्ल्ड में यदि बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हर दिशा में सोची जा रही है, भारत को विकसित बनाने की दिशा में सोची जा रही है। ठीक है, डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए। डीपी यादव जी, स्वागत करती हूँ आपका। ये पूछा जा रहा है कि आप पहले और अभी उबर नहीं पा रही है सपा मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स से, क्योंकि इस तरह के बयान आप लोगों के पहले भी दिए जाते रहे हैं और अभी इस बयान को लेकर किसी, जो भी हम फखरुल साहब का बयान सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जिन्ना जैसे नामों को सामने लाते हैं, प्रदेश में बेटियों के साथ अत्याचार, अपराध, इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते अब आप? जी पारुल जी नमस्कार, जय संविधान। जी नमस्ते, आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए पारुल जी, योगी जी जब से 2017 से बने हैं जी, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कानून व्यवस्था को लेकर के शासन नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात भरी हुई है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों को अनरल बातों में जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका करके जो कहीं न कहीं लोगों के लिए जरूरी गैर जरूरी चीजें हैं उनमें उलझाए रखा जाए। हमेशा जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हमेशा से नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय आम चर्चा है कि आगे योगी ने पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश को दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दिया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में क्या दिया और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या दिया। ये 4 जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और योगी जी लाख कोशिश कर लें इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। जनता ने ट्रेलर दे दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि अब आपके ये मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के पिच पर खेलना पड़ेगा, आपको शिक्षा के पिच पर खेलना पड़ेगा, आपको कानून व्यवस्था के पिच पर खेलना पड़ेगा। आप जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को लेकर के बेरोजगारी की, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन योगी जी तो इस पे जवाब दे नहीं सकते हैं, तो भागे भागते हैं। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का और जिन्ना का। दोनों पर मैं जवाब देना चाहता हूं योगी जी को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके मात्र संगठन को प्रतिबंधित करने का काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये संगठन देश हित में कोई काम नहीं करता है, इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जाए। और रही बात जहां तक जिन्ना की, तो जिन्ना की मजार पर 4 जून सन 2004 को जाकर के इन्हीं के नेता पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी ने चद्दर चढ़ाई थी और जिन्ना के बारे में कसीदे गढ़े थे। जो विजिटर्स बुक होती थी उसमें जाकर के लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या लिखा कि जिन्ना सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं। लोग तमाम इतिहास में पैदा होते हैं जो अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन इतिहास में जिन्ना ने जो मापदंड गठित किए हैं, जो रास्ते बनाए हैं, ऐसे महापुरुष कम ही होते हैं। तो बताइए जिन्ना की तारीफ कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। चलिए ठीक है, जिन्ना जहां जाना था जहां गए, जिन्ना का जिनको नाम लेना वो नाम ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से तमाम मुद्दों पर जो मूलभूत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हुए हैं, उन्हीं पर सवाल जवाब चाहते हैं। आज बताइए कौशाम्बी में क्या हुआ? एक पिता ने आत्महत्या कर ली, पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव किए, ये पूरे देश और प्रदेश ने देखा था। और आज देखिए ये कम सौभाग्य है अरुण जी कि केंद्र में भी इस पार्टी की सरकार हो, प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार हो। पिछले 9 सालों से डबल इंजन की सरकार है, इनके पास तो कोई बहाना भी नहीं है। केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिला है, केंद्र से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, केंद्र से हमें फंड नहीं आ रहा है। तो आखिर जवाब कब देंगे? इन्हीं बातों को ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के लोग इतने भोले भाले नहीं है। 2027 में सारा हिसाब किताब बराबर होगा, 2024 में हाफ हुए और 2027 में साफ उड़ेंगे।
ठीक है पल्लवी जी, क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं कि जितना भी आप कोशिश कर लें डिरेल करने की, समाजवादी पार्टी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। पारुल जी, मैं जवाब दूंगी। डीपी यादव जी से बोलिएगा धैर्य से सुने, उस दिन की तरह बीच में नहीं बोले। आप बोल रहे थे कि योगी जी मुद्दों से भटकाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, तो उनके कुछ काम मैं इनको गिनाना चाहूंगी। भारत के लिए एक बेसिक मुद्दा था जिसको पीएम मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। उसमें 2,94,00,000 से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। योगी सरकार ने गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी। आप फिर झूठ बोल रही हैं। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप फिर झूठ बोल रही हैं। क्या बताऊं मैं? आप झूठ बोलती हैं। आप मेरा क्या झूठ का पुलिंदा लेके बैठती है क्या टीवी चैनल पर? आप बताइए उन शौचालयों की क्या? उनको बोलने दीजिए डीपी यादव जी, अपनी बारी में बोलिएगा। आपको टोका नहीं उन्होंने, आपको नहीं टोका तो उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। बताइए 2 करोड़ प्रति नहीं, आपका क्या पूरा समय एक ही गेस्ट के साथ नहीं जा सकता ना डीपी यादव जी? उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। सवाल पूछा है आपने तो सुनने की भी क्षमता रखी है ना सर डीपी यादव जी। ऑडियो क्लासेस होते हैं फिर आप लोगों के, जवाब नहीं आता मेरे पास दोनों का। तो झूठ सुनना पड़ेगा। डीपी यादव जी सवाल पूछा है तो जवाब भी सुनने की थोड़ी सी ताकत रखनी पड़ेगी ना। झूठ बोलते आप अपनी बात बाद में रखिएगा, जब वहां से कंप्लीट हो जाए तब आपको भी मौका दूंगा। रुक जाइए। कौन बीच में बोल रहा है वो दिख रहा है। कहिए मैडम, कहिए मैडम जी। बहुत सारे गुजराए हैं, यदि बताने लगूंगी तो आधे घंटे आपका पूरा बीत जाएगा। अरे पूरा दिन ले लीजिए। दिस इज नॉट डन डीपी यादव जी, प्लीज अच्छी बात नहीं है। रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जी पल्लवी जी कंप्लीट कीजिए प्लीज, जल्दी, कम शब्दों में। जी बहुत सारे, जैसे कि बिजली की क्या स्थिति थी, 24 घंटे 48 घंटे तक बिजली नहीं आती थी, और योगी सरकार के आने के बाद उन्होंने यूपी के गांव में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया, जो जारी है। अभी भी यदि कोई खराबी आती है, कोई परेशानी होती है तो तुरंत वहां पे लोग पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा अभ्युदय योजना है, जिसके तहत छात्र छात्राओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए हर मंडल पर निःशुल्क कोचिंग की जो है पहल की गई है। और 52,000 से अधिक जो छात्र छात्राएं उन्होंने उससे पंजीकृत भी किया है। इसके अलावा यदि बात की जाए, भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एक अलग से एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी, जो जैसे बोल रहे हैं कि इधर उधर तो मंचों से इन्हीं योजनाओं के बारे में और अपनी उपलब्धियां सुनाई देनी चाहिए ना मैडम। जिन्ना का जिक्र क्यों आता है? हर चीज का डेटा अवेलेबल है, हर जगह पे जाके माननीय योगी जी पूरा डेटा नहीं देते रहेंगे। वो जो बिल्कुल, अगर यदि सामने से कोई आ रहा है, आप सुन रहे हैं, आपने देखा भी है जब इनकी सरकार रही है, किस तरीके से इन्होंने हमेशा से आतंकवादियों के लिए आंसू बहाया। अरे कौन सा ऐसा सरकार होगी जो है राज्य में रहते हुए मुकदमे वापस ले लेगी? 14 आतंकवादियों के मुकदमे, आतंकी हमले हुए वाराणसी में, जो केस सिलसिलेवार जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका मुकदमा वापस ले लिया। ये क्या बहुत अच्छी बात है? तो आप, ये तो दिख रहा है, स्पष्ट रूप से क्लियर है पाकिस्तान का हितैषी कौन है। आपको अटैक, सेना या अटैक करती है तो आपको चाहिए प्रूफ, चाहिए आपको क्यों प्रूफ चाहिए? पाकिस्तान प्रूफ मांगे, समझ में आता है, आप क्यों प्रूफ मांगे? मैंने अभी भी मेरे पास जवाब नहीं आया कि जिन्ना की एंट्री क्यों हुई, वो भी इस समय में जब कोई ताजा बयान किसी नेता का नहीं है। ठीक है, लौट रही हूँ, लेकिन पुराने बयान है डीपी यादव जी, अखिलेश जी का हो, आजम खान का हो, अब्दुल हाफिज गांधी का हो, ये सारे बयान हैं जो सवाल कंप्लीट कर लूं, सवाल कंप्लीट कर लूं डीपी यादव जी, सवाल कंप्लीट एक सेकंड। हाँ आ रही हूँ मैं, सपा नेताओं की गिना रही हूँ अभी, तो रुक जाइए। आपकी बातों को लेकर आडवाणी जी की बात भी मैंने उनके सामने रख दी थी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि पुराने बयान हैं जो आपकी बातें जो आप कर रहे हैं कि ये क्यों इस बारे में बात हो रही है या डिरेल कर रहे हैं, तो ये मुद्दे आपकी तरफ से पहले आते रही हैं, जिस पर वजह मिली कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाने का काम किया। अब कहिए। आईना दिखाने से पहले खुद को आईने में झांक लेना चाहिए, तो स्थिति और तस्वीर पूरी तौर से साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी को मेरी यही सलाह है कि अपने नेताओं किसानों को कहीं ना कहीं पहले सोचे और समझ लें, और पाकिस्तान से कितना प्रेम है, ये प्रधानमंत्री वाजपेयी बस लेकर के यात्रा करने गए थे। तमाम लोग पाकिस्तान तो ऐसा देश है, ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वॉइस ब्रेक क्यों हो रहा है डीपी यादव जी आपका आज?
जरा चेक कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आ रही हूँ वापस दीप यादव जी, क्योंकि ये जो अखिलेश जी का बयान था जिसको कोट भी किया जाता है बार बार, उन्होंने कहा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना, इन सभी ने आजाद करने में देश को आजाद करने में योगदान दिया। उन्होंने एक ही साथ सभी का नाम लेकर और सभी को एक ही श्रेणी में डाल दिया। ये दिखाता है कि आप किस वर्ग को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जिन्ना को और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको एक साथ एक लाइन में नहीं रख सकते ना आलोक त्रिपाठी जी। तो पुरानी कही गई बातें राजनीति में तो दोहराई जाती हैं, सालों पुरानी की गई चीजें और सालों पुरानी कही गई बातें। बिल्कुल परुल जी, देखिए कोई भी चीज पुरानी नहीं होती है और ये नेता बड़े मजे हुए होते हैं, जब चाहते हैं उन पुरानी बातों को निकाल किस जख्म को खुरेदना है बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और मुझे एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी नेताओं की जब कहीं जिलों में या कहीं प्रदेश में जाते हैं तो ये पूरा होमवर्क करके जाते हैं कि वहाँ की जनता किस तरह की है, क्या सुनना चाहती है, हमको क्या बोलना है। और मुझे लगता है कि जो बहराइच में जो बोले हैं मुख्यमंत्री जी, वो शायद उसी का एक परिणाम है कि उनको, क्योंकि अगर सही बात की जाए तो अभी फिलहाल तौर पे कहीं जिन्ना की बात नहीं हो रही थी, लेकिन वहां जाकर के वो जिन्ना का जिन्न फिर से निकल आया है और फिर से उस पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जिन्ना के समर्थक कौन है और जिन्ना के विरोधी कौन है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची हुई समझी एक प्लान है और हमको लगता है कि शायद बहराइच की धरती पे ये बोलना आवश्यक लगा उनको और उनको वो बताना चाह रहे थे कि जिन्ना के जो समर्थक है उनको चुनना है कि आपको कि हम लोगों को चुनना है। कहीं ना कहीं ये चुनाव की आहट है और चुनाव का एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और उसी कारण है कि चाहे सुहेलदेव की बात हो रही हो, चाहे जिन्ना की, चाहे गाजी के मेले की बात हो, मतलब तमाम इस तरह के महापुरुषों के बारे में इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं और जिसमें ये दो भागों में बांटने का प्रयास होता है कि एक देश के समर्थक और एक देश विरोधी, आप किसके साथ खड़े होंगे। ये एक मैसेज देने का प्रयास होता है, ये समझाने का प्रयास होता है और जनता के सामने ये एक पासा फेंक दिया जाता है कि अब आप चुनिए कि देश के विरोधियों को या देश के समर्थकों को। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव की एक आहट की ही शुरुआत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पासा तो फेंका है, या यूं कहें कि तीर तो छोड़ा गया है, लेकिन अब वो सही निशाने पर लगता है या नहीं, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि जनता के बीच में ये मुद्दा डाला गया है, भेजा गया है। एक तरफ जिन्ना, दूसरी तरफ वो तमाम महापुरुष या महाशासक जिन्होंने देश के लिए अलग अलग तरह से काम किए, योगदान दिया, जिसको लेकर अब अखिलेश जी के साथ कुछ और प्रवक्ताओं के नाम भी गिनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं आकर खड़ा होता है कि क्या चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे महज इसलिए होते हैं कि मूल समस्याओं को भटकाया जाए या उनको क्लोज किया जाए, उन पर पर्दा डाला जाए। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पुराना जो कहा गया है राजनीति में वो भुलाया नहीं जा सकता। पुरानी चीजों से कैसे पार पा पाएंगे, समाजवादी पार्टियों के सामने भी ये सवाल है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।